नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम मौजूद हैं मुरादाबाद में। ये एक प्रमुख इंडस्ट्रियल सेंटर और एक्सपोर्ट हब है। देखा जाए तो देश के कुल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में इस शहर की 40% हिस्सेदारी है। आज हम इस क्लस्टर में इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में ट्रेंड्स, चुनौतियों और मौकों पर मंथन करने वाले हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं नाविद रहमान साहब, प्रेसिडेंट मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। हमारे साथ मौजूद हैं साथ ही डॉक्टर नीरज खन्ना, नेशनल चेयरमैन यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, आपका भी शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं विपुल गुप्ता, डायरेक्टर डिज़ाइन को। आप सभी का धन्यवाद कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। नाविद साहब, बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। माहौल अनसर्टन है और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसका एक्सपोर्ट मार्केट पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता देख रहे हैं आप? वार जब से शुरू हुई है यूक्रेन और रूस के दरमियान, तब से एक माहौल जो है वो बना है। और यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर भी, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर गैस वगैरह सारी दुनिया की चीज़ें रूस से ऑलरेडी आती हैं, जर्मनी के अंदर। तो इस वजह से वहाँ पर जो महंगाई का सिलसिला भी बढ़ा है, और महंगाई साथ होने के साथ साथ जो हमारा लग्जरी प्रोडक्ट है, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, उसकी तरफ जो है रुझान थोड़ा उनका कम हुआ है। और उसके बाद जब ये जंग के हालात हुए, उसके बाद जो है ये नज़र आने लगा जो प्रोडक्ट्स है हैंडीक्राफ्ट की, उसकी जो डिमांड है वो काफ़ी कम हुई है। आने वाले साल के अंदर भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं चाइना, ताइवान, यूएस, जापान, साउथ कोरिया, बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे दुनिया दो हिस्सों में बंटने जा रही है। हम देख रहे हैं चैलेंजेस हैं, रुपी डिप्रिशिएट भी हो रहा है, पर क्या ये एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ हद तक बेनिफिशियल भी है? रुपया जो है अगर वो नीचे जाता तो एक्सपोर्टर्स के लिए तो डॉलर अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो बेनिफिट है। तो इसलिए जो अगर डॉलर बढ़ता है तो हम एक्सपोर्टर, जाहिर सी बात है, उसको बेनिफिट है। लेकिन ये नज़र खाली कस्टमर्स के ऊपर भी है। Like example, one customer yesterday sent me an email to ask for 5% discount. So the reason was that everybody is looking, everybody have the eye on internet and every social media and they know everything. अगर किसी चीज़ में रेट कम होते हैं या कोई नीचे पैसे जाता है और इधर बढ़ता है तो उसने अपना एग्जाम्पल फ़ौरन रख दिया कि भाई आई हैव टू एक्सचेंज प्रॉब्लम और यू नीड टू गिव मी 5% डिस्काउंट। विपुल साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की, उसके बीच में जो की एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं जैसे यूएस, वहाँ पर रिसेशन को लेकर फियर्स भी हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हम जिस ट्रेड में हैं, हम जिस बिज़नेस में हैं, वो एक फैशन ड्रिवन बिज़नेस है। इसकी ज़रूरत बेसिक ज़रूरत के बाद पड़ती है। यूटिलिटी और कमोडिटी जब पूरी हो जाती है किसी भी कंज्यूमर की, उसके बाद हमारे जैसे प्रोडक्ट्स की, फैशन इंडस्ट्री की या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। हमारा ये मानना है कि अभी तक इसके जो हालात हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ने की वजह से, पैसा ना आने की वजह से, सैलरीज ना बढ़ने की वजह से इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री पे आता हुआ दिख रहा है। पैंडेमिक आया था तो उस समय ज़िंदगी पर भी और कारोबार पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र ने अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि जो कंज्यूमर्स का जो शॉपिंग के ट्रेंड्स थे उसमें बदलाव हुए थे। लेकिन अब सिनेरियो आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। जैसे ही पेंडेमिक हुआ था तो लोगों ने बाहर जाने की जगह घर पे बैठना शुरू कर दिया। तो जो एक ट्रेंड था बाहर जाके कपड़े खरीद के अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने का, वो घर को बेहतर से बेहतर सजाने का, घर के अंदर फंक्शनैलिटी का और घर को बेहतर वर्क स्पेस की तरह तैयार करने का हो गया था, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर एक सडन सर्ज आया था। लेकिन वो सर्ज अब थोड़ा सा स्टैग्नेंट होता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर जो होम प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दोबारा होके स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। नीरज साहब, तो ये जो देख रहे हैं हम चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें हम एक ये भी पर्सपेक्टिव है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो भी बदल रहा है। जो प्लेयर्स हैं वो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। फॉरेन बायर्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, बायर्स हिंदुस्तान के लिए पहले भी सपोर्टिव थे, आज भी जो है बायर्स सारे सपोर्टिव हैं। बायर्स को क्या चाहिए? बायर्स को नया ट्रेंड चाहिए, नया प्रोडक्ट चाहिए, नया डिज़ाइन चाहिए कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बायर को अगर हम अच्छी चीज़ से फीडबैक करेंगे, क्रेडिबिलिटी दिखाएंगे अपनी, तो
बायर कहीं जाने वाला नहीं है हिंदुस्तान का, क्योंकि जो हम लोग बनाते हैं वो चाइना हमसे बहुत पीछे है इस मामले में। हैंडीक्राफ्ट जो आज भी है हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान में ही बनता है। आप बता सकें फॉरेन बायर्स की तरफ से आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या इंक्वायरीज बढ़ रही हैं, या ये जो बदलता वर्ल्ड ऑर्डर है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट मल्टी बिलियन डॉलर्स में है, जिसके ऊपर आज भी जो यूरोप है और यूएस है वो चाइना डिपेंडेंट है। हम उसका एक फ्रैक्शन ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम डिमांड की बात करें, सिनेरियो की बात करें, तो ये डिक्लाइन डेफिनेटली हो सकता है, बट एक चेंज ज़रूर आया है जहाँ पे कस्टमर्स ने इंडिया को भी एक सेकेंड कंट्री ऑफ प्रोडक्शन की तरह देखना शुरू कर दिया है। तो अगर बिजनेस डिक्लाइन भी होता है और अगर इंडिया एस्टैब्लिश्ड है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड हैं, तो डेफिनेटली लार्ज क्वांटिटी के ऑर्डर्स या लार्ज क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स भी इंडिया में मूव हो सकते हैं। हमने ये भी देखा है पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ब्रास से शिफ्ट भी हुई है दूसरे मेटल्स की तरफ। अगर मुरादाबाद में इतना ज़बरदस्त चेंज नहीं आया होता तो शायद आज जो वॉल्यूम है मुरादाबाद का, जो 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का वॉल्यूम हम लोग कर रहे हैं, वो चेंज ही आने पर चेंज लाया गया है। एक टाइम पे मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाया करता था, आज बिल्कुल उसके अपोजिट है। आज यहाँ पर लोहे का और लोहे पर इस तरह की फिनिशेस जो लेकर के हम लोग आए हैं, उससे आप पहचान नहीं सकते कि ये लोहा है या लोहे के ऊपर फिनिश है। ऐसे लगेगा आपको ये ब्रास है। गवर्नमेंट को ऐसे फैसिलिटी सेंटर्स हमारे सारे क्लस्टर्स में लेके आने चाहिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी सेंटर्स हों। 60% निर्यातक शहर के अंदर ऐसे हैं जो जिनके पास पूंजी की हमेशा कमी रहती है, शॉर्टफॉल रहता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो गवर्नमेंट को आगे आकर के बेस्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स लेके आने चाहिए। हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे स्मॉल यूनिट्स थे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप की और उन्होंने इंपोर्ट और फिर रीसेलिंग का काम किया चाइनीज़ गुड्स का, लेकिन इस क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। उसका कितना इम्पैक्ट ग्राउंड पर हो पाया है? चाइना से इंपोर्ट तो मेरे लिए एक तरह से यूजलेस है। लाइक एग्जांपल, हम लोग एलईडी करते हैं, एलईडी लाइट्स हम बनाते हैं इंडिया के अंदर, तार की बुनाई के अंदर, शायद आपने कभी देखा भी हो, जिसके अंदर और लाइट हम करते हैं चाइना से इंपोर्ट। तो उस जब हम चाइना से लाइट को इंपोर्ट करते हैं तो द गवर्नमेंट आस्किंग फॉर BIS सर्टिफिकेट फॉर द सेम। अब वो BIS सर्टिफिकेट यूरोप के लिए तो है नहीं, वो इंडिया के लिए है। अब इंडिया के लिए, लेकिन वो गुड्स इंडिया में कंज्यूम होने नहीं है, वो गुड्स होने हैं कंज्यूम यूरोप के अंदर। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ा जहाँ लेक स्केप है, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट अगर वो करना चाहे उसको री एक्सपोर्ट, तो उसके लिए गुड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इनोवेशन की तरफ जितना बढ़ना बहुत ज़रूरी है, साथ ही एडवांस मशीन्स की तरफ भी बढ़ा जाए। जैसे आप अभी बात कर रहे थे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की, और किस तरह के स्टेप्स लिए जाएं उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए? हम लोगों का जो मेन बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म है वो है सैम्पलिंग प्लस डिज़ाइंस। डिज़ाइन पार्ट हम लोग में आज भी जो है हिंदुस्तान बहुत पीछे है। अगर हम अच्छे डिज़ाइनर्स को हिंदुस्तान के अंदर लेके आएँ, अच्छे डिज़ाइन स्कूल हों, जैसे आपका निफ्ट है, निफ्ट दिल्ली है, निफ्ट जयपुर है, निफ्ट हैदराबाद है, लेकिन वहाँ के जो बच्चे निकलते हैं पढ़ करके, कोशिश ये होती है कि वो लोग जो बाहर फॉरेन कंट्री में चले जाएं और जो हमारे बायर्स हैं उनके यहाँ जा कर के वो जॉब करें, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ या उनकी जो एक स्केल है वो उस लेवल का नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट को जो है इस तरह के सेंटर्स और छोटी माइक्रो सिटीज़ में भी खोलने चाहिए, जहाँ से एक जॉब भी क्रिएट होगा और जो छोटे लोग हैं वो लोग जॉब में भी जुड़ेंगे, प्लस एक्सपोर्टर जो लोकल एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ के लोगों को भी एक डिज़ाइन हेल्प मिलेगी। विपुल जी, आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह का और पुश किया जा सकता है, कैसे और बूस्ट कर सकते हैं स्पेस को, और इन न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर आ रही हैं तो उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे हम डिज़ाइन को में करते हैं, आपने डिज़ाइन का नाम लिया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, लेकिन हम अपने डिज़ाइनर्स को खुद हायर करते हैं जिससे कि हम एक वैल्यू दे पाएँ, हम प्रोडक्ट के साथ फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर सकें,
हम बेहतर सिलेक्शन दे पाएँ अपने कस्टमर को, इंडिया को दिखा पाएँ जो इंडिया का हुनर है। और डेफिनेटली अगर इस स्कोप को, इस बिज़नेस को सस्टेन करना है या बढ़ाना है तो सस्टेनेबल तरीक़ों के साथ हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करें और जो हैंडीक्राफ्ट्स नाम है उसको कन्वर्ट करें ऑटोमेटेड हैंडीक्राफ्ट्स पे, जहाँ पे कुछ फिक्सचर्स, कुछ प्रोसेसेस हमारे ऑटोमेशन से हो, जहाँ पे इंडिया सिर्फ एक छोटी क्वांटिटी को फुलफ़िल करने के लिए ना जाना जाए बल्कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जाना। ODOP को कैसे देख रहे हैं? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को उस डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए, या इसके पोटेंशियल को कैसे देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? ODOP के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन वी आर गेटिंग ऑलरेडी क्रेडिट फ्रॉम लेस अमाउंट लाइक पैकिंग क्रेडिट, तो उसका जो रेशियो है वो बहुत कम है जो ऑलरेडी है। एवरी एक्सपोर्टर गेट द PC पैकिंग क्रेडिट। ODOP में आप जाएं, देयर इज इंटरेस्ट इज मोर देन दिस 11% और समथिंग लाइक दैट। ई-कॉमर्स से कई नई संभावनाएं ओपन हो रही हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ग्लोबल मार्केट में। इसमें आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से? ई-कॉमर्स आज की तारीख में एक सुपरहिट बिजनेस प्लेटफॉर्म है। वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौटेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। आज हम फोकस कर रहे हैं मुरादाबाद की हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप हमें बताएं, जैसे भी हम बात कर रहे थे ब्रास से दूसरे मेटल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पर उसकी जो वर्कफोर्स थी, जिन्होंने वो हुनर हासिल किया ओवर द ईयर्स और स्किल्ड मैन पावर हुए, वो फिर दूसरे एवेन्यूज़ की तरफ भी जा रहे हैं। तो टैलेंट को रिटेन करना, फिर फ्रेश टैलेंट को अट्रैक्ट करना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ा इशू है। दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस जहाँ पे कभी कोई अगर पैसे कमाता है या एजुकेटेड होता है तो दे वांट टू गो इनटू अ वाइट कॉलर जॉब, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूस अपग्रेडेशन है एक सोसाइटी का, जहाँ पे हम कंटिन्यूसली ट्रेन करते हैं लोगों की लाइफ को बेटर करने की कोशिश करते हैं, बट सम पीपल चूज आउट टू मूव फ्रॉम दैट प्रोफेशन टू समथिंग एल्स। तो ये एक ऑनगोइंग जर्नी है जहाँ पे हम हैंडीक्राफ्ट को प्रिजर्व करके इंश्योर करते हैं कि ये एलिमेंट जो इंडिया का फेमस रहा है वो फेमस रहे। तो उसको भी हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग दे सकते हैं, और लोग कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं उस जॉब प्रोफाइल के लिए जो कि पहले एक ट्रेडिशनल काम था। उसके हम सिस्टम्स को और कैसे बेटर कर सकते हैं जिससे कि वो सिर्फ एक वाइट कॉलर कंप्यूटर पे बैठने का जॉब ना हो, वर्सेस एक क्रिएटिव प्रोडक्ट क्रिएशन, एक वैल्यू क्रिएशन का जॉब हो। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर ऑलवेज फोकस्ड एंड एंगेज्ड आवरसेल्व्स। नीरज साहब, आप बता सकें, क्योंकि जो स्मॉल आर्टिजन्स हैं उनका टैलेंट एक यूनिक टैलेंट है, अब उसमें वो स्किल अपग्रेडेशन भी बदलते दौर के साथ ज़रूरी है। उस तरफ काम तो हो रहा है, लेकिन उसको कैसे एक्सेलरेट करें? आर्टिजन्स के जो फैमिली रूट्स हैं, कहते हैं, उनके जो बच्चे आ रहे हैं, कहते हैं, वो लोग और बेटर टेक्निक को समझें और उनको हम इस तरह की स्किल के बारे में समझाएं। एजुकेशन दो तरीके की होती है, एक तो प्रैक्टिकल होती है, एक किताबी होती है। कहते हैं प्रैक्टिकल तो वो लोग करना जानते हैं क्योंकि उनके फोर फादर्स इस काम में माहिर रहे हैं, लेकिन उनको ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की जहाँ से वो जो है आज की तारीख के हिसाब से चीज़ों को समझ पाएँ, पढ़ पाएँ और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। नाविद साहब, एक और पहलू आप हमें बताएं। अब GST की अगर हम बात करें तो 5 साल हो गए हैं। अब इस GST रिजीम में जहाँ तक एक्सपोर्टर्स के रिफंड की बात है, क्या वो प्रक्रिया तेज़ हो गई है? क्या इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये अच्छा कदम रहा? ये अच्छा कदम भी है। दूसरी बात, ये जो प्रॉब्लम्स थी इन द बिगिनिंग वो अब नहीं है। वहीं ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर आप किस तरह से, विपुल साहब, काम कर रहे हैं? कैसे आप उस पर जोर दे रहे हैं, और इसमें किस तरह की लर्निंग्स भी हैं जो आप कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहेंगे? न्यू एज टेक्नोलॉजी के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहले एक सैंपल, उसका नमूना बनाया जाता था, उससे प्रोडक्ट बनाया जाता था, और उसके बाद
वो प्रोडक्ट दिखाया जाता था अपने कस्टमर को। तो अब जो टेक्नोलॉजीज, जो सॉफ्टवेयर्स, जो आईटी इंडस्ट्री इसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर रही है कि आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले ही आप क्या सोचते हो उसको अगर आप पेपर पे उतार सको तो आपके कई सारी चीज़ें, कई पेपर वर्क्स, कई नमूने, कई सैम्पल्स कम हो जाते हैं और आप उस प्रोडक्ट पे पहुंच पाते हो जहां पे आप 50 पीस डिज़ाइन कर रहे थे, अब हो सकता है सिर्फ 5 पीस डिज़ाइन करने पड़े और आप उस 5 पीस को बनाएं और उसको बेचें जो कि कस्टमर को एक बार में ही पसंद आए। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन इज ऑलवेज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर बिजनेस एंड आई थिंक इट्स गोना बी इन ऑल द बिजनेसेस, नॉट जस्ट हैंडीक्राफ्ट। नीरज साहब, रॉ मटेरियल्स को आप कैसे देखते हैं? रॉ मटेरियल्स को लेकर प्रेशर्स भी रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो रॉ मटेरियल करीब 20 से 25% महंगा है, लेकिन ये एक नेचर ऑफ बिज़नेस है। इसको ऐसा नहीं है कि ये महंगा रहेगा या आज ज़्यादा महंगा हो गया है, कल सस्ता था। मैं तो इसको एक नेचर ऑफ बिज़नेस मानता हूँ। एक समय था जब पीतल के लिए लोग यही बात करते थे, बट वी हैड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू आइडेंटिफाई कि देयर नीड्स टू बी अ डिफरेंट मटेरियल टाइप, वरना कहीं ना कहीं ये आर्टिजनशिप या ये क्राफ्ट्समैनशिप ख़त्म ना हो जाए। तो इसकी तरफ हमने आइडेंटिफाई किया और हम लोहे को, एल्यूमिनियम को लेके आए। सिमिलरली अगर कोई चीज़ बियॉन्ड कंट्रोल या बियॉन्ड स्पेंडिंग पावर से जाती है तो हो सकता है कि कुछ समय बाद हमारे को आइडेंटिफाई करने पड़े लोहे के अलावा भी मटेरियल्स। नाविद साहब, ग्रो करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को कई मोर्चों पर काम करना पड़ता है, ग्लोबल एक्सपोजर भी है, उसमें इंटरनेशनल मार्केट्स में फेयर्स भी होते थे, उसमें भी पार्टिसिपेशन होता था, वर्सेस अभी हमने देखा पिछले दिनों वर्चुअल बायर सेलर मीट्स भी रही हैं। तो कैसे देख रहे हैं और अभी उस पहलू को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी इज़ गुड। जैसे विपुल जी ने आपसे कहा कि हमारा 50 पेज का काम 2 पेज पर, 1 पेज पर रह गया, इट्स गुड। लेकिन जहाँ तक वर्चुअल फेयर का ताल्लुक़ है, आई डोंट सी एनी क्लियरिटी। उसके अंदर साफ सी चीज़ ये है कि वो इतना ईजी नहीं है। आप इंडिविजुअल अगर किसी बाहर के साथ बातचीत करते हैं, इंडिविजुअल अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यू कैन शेयर द इमेजेस, यू कैन शेयर द डिज़ाइंस, लेकिन उसके अंदर जाकर वो इस तरह से उसे वर्चुअल को देखे तो आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी फॉर द फेयर। फिजिकल एक्चुअली क्या है, जो हमारा बायर है, जो रियल बायर है, ही वुड लाइक टू सी द रियल फिजिकल प्रोडक्ट। भाई ये है क्या, ही वांट टू फील द मटेरियल, वो उसकी क्या है, वो वर्थ है नहीं है। इट कांट डिसाइड बाई इन द शो। वर्चुअल शो के अंदर डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाई इमेज यू कैन मेक समथिंग वेरी नाइसर, बट इन द प्रैक्टिकल द थिंग्स इज डिफरेंट। शिपिंग कंटेनर पर क्या लेटेस्ट सिचुएशन है? ये प्रिडिक्ट किया गया था कि आगे आने वाले समय में कंटेनर्स के जो प्राइसेस होंगे वो कम हो जाएंगे और इट इज़ डेफिनेटली टेकिंग अ लॉट ऑफ आवर स्पेस ऑल्सो। पहले कोई प्रोडक्ट अगर हमारा $6 का बनता था तो $2 में पहुंच जाता था। आज की तारीख में कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो कि $6 में बनते हैं और वो $6 पहुंचाने में लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो स्पेस था, वो जो मार्जिन था, वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो ये रेट भी कम होने ज़रूरी हैं। शिपिंग कॉस्ट जो बढ़ने का जो मेन कारण है, उसमें हमारे हिंदुस्तान के पास जो कंटेनर्स हैं, जितने कंटेनर्स होने चाहिए उतने कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट के सामने आज की तारीख में सारे डाटाज हैं, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना कंटेनर हमारे पास है, कितना हम बाहर से लेते हैं। उस डाटा को एनालिसिस करके अगर एक अपना बजट डिक्लेयर करे, वो उस बजट के साथ वो कंटेनर्स को बनाए या ख़रीदे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्पेस प्रॉब्लम है ये सब ख़त्म होंगी और कंटेनर्स के जो प्राइजेस है हो सकता है कुछ डाउन आ जाए। चलते चलते आपसे एक फाइनल वर्ड चाहेंगे, ये क्योंकि दौर काफ़ी अनसर्टन है, हमने कई पहलुओं को टच किया है, तो चलते चलते आपका एक मैसेज। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बहुत फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो माहौल है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यही कहना चाहूँगा, वी नीड टू बी स्टैंड इन वन प्लेटफॉर्म एंड वो से टू एवरीवन एंड गिव द मैसेज टू रशिया, टू चाइना, टू USA, एवरीवेयर टू स्टॉप द वार, बिकॉज इफ द वार इज कंटिन्यू वी कांट सर्वाइव। मेरा मैसेज यही होगा कि हम लोग अपने बिजनेस को समझें और आज का जो समय है उसको समझें, समझ करके ही हमें कोई काम जो आगे करना चाहिए और समझदारी से ही काम को लेकर के हम चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग
जो है माइलस्टोन टच करेंगे। मैंने एक कहानी सुनी थी जो मेरे पापा ने सुनाई थी कि एक जूते की कंपनी थी और वो अफ्रीका गया, उसका एम्प्लॉय, और उसने देखा कि यहाँ पे तो कोई जूते ही नहीं पहनता। वो लौट के आया, उसने कहा कि यार यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनता, तो हमारे लिए वो मार्केट नहीं है। उसका मालिक वहाँ पे गया किसी और कंपनी का, वो वहाँ से लौट के आया, उसने कहा यही मार्केट है, यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनता। तो अपॉर्चुनिटीज़ एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमेशा रहेंगी और रहनी भी चाहिए। हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी और इंश्योर करना है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को डिलीवर करें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अगर हम मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो देयर इज़ डेफिनेटली अ मार्केट फॉर एनी प्लेस एनीवेयर टू गो। तो इतना ही समय था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। अमित साहब, नीरज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा के इस एडिशन में मुरादाबाद से अभी के लिए इतना ही। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र की अपनी एक खास जगह है। हम उम्मीद करते हैं इस क्षेत्र के उद्यमी तमाम चुनौतियों के बावजूद नए अवसरों को भुनाने के लिए नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।